हेलो दोस्तों, मैं दीपशिखा द्विवेदी अश्वनी जीएस क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो देखेंगे आज का क्लास हमारा क्या होगा। इससे पहले मैं आपको बात बता दूँ एक कि जैसे हम 4-5 दिनों से पिछले संधि के कुछ थोड़े टॉपिक्स, थोड़ी चीज़ों को आपके पास ला रहे हैं, उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। तो ये तो हुई हमारी बात, हमने अपना कार्य हमने अपना बखूबी किया। हमने कुछ बच्चों के रिकमेंडेशन पे हमारा बस लक्ष्य था कि हम जितने भी हो सके हिंदी के मॉक टेस्ट लेके आए। थ्योरी क्लास का हमारा कोई विचार नहीं था, ये आपके कहने पे हमने थ्योरी क्लास स्टार्ट करा है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाने की पूर्णतः प्रयास करें। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ये बताना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा यदि बच्चे नहीं करते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें थोड़ा वीकनेस आने लगता है, उसमें कमी आने लगती है और हम उत्साह के भी उतने उत्साह से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हमें उत्साहित रखने के लिए आपका योगदान चाहिए, इसमें आपका योगदान चाहिए हमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बच्चों से कहें कि इसे पढ़ें। और सीटेट या टेट में करने वाले जो बच्चे या जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी फैमिली मैटर में फंस गए होंगे, आई मीन शादी हो गई होगी, जो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो उनके लिए ऑनलाइन एक बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप कुछ काम, छोटे मोटे काम करते हुए भी ये क्लास देख सकते हैं और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, सरल शब्दों में और आपकी भाषा में हिंदी पढ़ाने का मेरा ये प्रयास रहा है। तो इस प्रयास को सफल बनाने का कार्य हमने आप पे छोड़ा है। मेरा कार्य बस पढ़ाने का है और इसे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने का काम आपका है दोस्तों। तो बच्चों, आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम ऑनलाइन आके पढ़ा सकें, लाइव आके पढ़ा सकें। अभी तो वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद आप लोग देखते हैं। अगर लाइव पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको जहाँ भी थोड़ा सा डाउट हो रहा हो आप कमेंट करेंगे, हम उस कमेंट को देख के तुरंत डाउट को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो संधि में ही कल हम संधि में स्वर संधि के 5 प्रकार होते, उन 5 प्रकार को थोड़ा थोड़ा करके हमने देख लिया था पूरे डिटेल के साथ। तो आज देखेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक संधि का ही होगा, व्यंजन संधि, जिसके बारे में कल की क्लास जाते जाते में हमने व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा आपसे रूबरू करवाया था। व्यंजन संधि से थोड़ा सा उसके बारे में बताया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था और उसी क्लास को आज अच्छे से पूरे डिटेल के साथ पढ़ने के लिए एक अलग व्यंजन संधि का स्पेशल एक क्लास, आधे घंटे की 45 मिनट की एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस क्लास के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो चलिए आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा व्यंजन संधि है आज का टॉपिक और व्यंजन संधि का परिभाषा क्या होगा ये है आपके स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से शब्द में जो परिवर्तन आता है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, ये रहा। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। आपको मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि जब दो वर्णों का हम विच्छेद करेंगे तभी हम संधि को पहचान पाना हमारे लिए पॉसिबल होगा, अन्यथा हम ऐसे ही देख के उसे नहीं पहचान सकते। तो हम पहले शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, विच्छेद करने के बाद हम देखेंगे कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर अगर दोनों के दोनों व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होगा, और दोनों में से अगर एक भी व्यंजन हो तब वो व्यंजन संधि होगा। दोनों स्वर हो गए तब तो वो स्वर संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि के लिए एक कंडीशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक शर्त पूरी करनी ज़रूरी होती है कि एक व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए। तो देखेंगे इसका कुछ रूल्स हैं व्यंजन संधि के पहचानने के। 6-7 रूल्स आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे, आप इसे पढ़ते जाएंगे, हम भी आपको
पूरी डिटेल के साथ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट रूल हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम क्या कहता है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में देखिए परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का वर्ण के तीसरे अंग वर्ग में परिवर्तन। ये देखिएगा वर्ण और वर्ग में फ़र्क महसूस करिएगा। आपको मैं बता रही हूँ वर्ण क्या होता है और वर्ग क्या होता है। वर्ग अर्थात क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग जो हो गया। अर्थात वर्ग कहने से क्या अर्थ है कि क के ये जो क है इसके पूरे वर्ण से ये क कहेंगे तो इसके बाद आने वाले पूरे वर्णों का इसमें संक्षिप्तीकरण हो गया वर्ग के अंदर। क वर्ग अर्थात क से लेके अंग तक सारों का यहाँ पर वर्ग से इंडिकेट कर दिए। च वर्ग अर्थात त च से लेके यहाँ तक सारे शब्दों का इस वर्ग में संलयन हो गया। ट वर्ग से मतलब है हमारा ट से लेके न तक, ठीक। त वर्ग का त से लेके न तक। ये इसी प्रकार से देखेंगे हम क्या हमारा रूल कहता है। पहला रूल वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अर्थात देखेंगे वागीश लिखा हुआ, वागीश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाग धन ईश। तो देखेंगे क वर्ग का हमने उदाहरण ये दिया है। क के बाद क एक व्यंजन है तो यहाँ क के नीचे आप देखेंगे एक लाइन लगा है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित व्यंजन है। जब स्वर के साथ व्यंजन होगा तो ये पूर्ण क लिखा हुआ होगा और स्वर के रहित व्यंजन होगा तो ये इस प्रकार से होगा या फिर ऐसे रहेगा तो इसमें इस तरह से लाइन लगी होगी। तब ये समझिएगा कि इसमें स्वर की सहायता के बिना, बगैर स्वर के सहायता से ये लिखा हुआ है क। इसमें स्वर नहीं है और खाली व्यंजन है, केवल व्यंजन है। तो वाक धन ईश, तो ये क एक व्यंजन है और ई एक स्वर है। तो पहले ये देखेंगे कि ये एक व्यंजन जो हमारा व्यंजन संधि का परिभाषा है उसे पूरा कर रहा है। एक व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए। अब आगे देखेंगे क वर्ग अर्थात क वर्ग का है और इसमें लिखा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि क के बाद कोई स्वर आएगा या च के बाद कोई स्वर आएगा या ट के बाद कोई स्वर आएगा, त के बाद कोई स्वर आएगा तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात क के बाद यदि स्वर आएगा तो वो ग में बदल जाएगा। च के बाद यदि स्वर आएगा तो वो ज में बदल जाएगा। त के बाद यदि स्वर आएगा तो वो द में बदल जाएगा और प के बाद यदि स्वर आएगा तो वो ब में बदल जाएगा। छोटे छोटे और उदाहरण देखते चलेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझते चलेंगे, जैसे आपको यकीन हो जाए कि ये जो कहा गया है ये इम्प्लीमेंट भी होता है, ये लागू भी होता है। देखेंगे वाक धन ईश अर्थात क वर्ण का हो गया तो वागीश, इसका जब मिलाएंगे तो वाक क है लेकिन यहाँ ग कैसे आ गया। तो हमारा रूल ये कहता है, व्यंजन संधि का पहला रूल ये कहता है कि ये जब क का किसी वर्ण के साथ मिलन होगा तो वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात क का ई के साथ हुआ, क एक व्यंजन है, ई एक स्वर है, तो एक व्यंजन का स्वर के साथ जब मिलन हुआ तो वो उसी वर्ग के अर्थात क वर्ग के ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एकदम क्लियर है, एकदम सरल शब्दों में है। ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, नहीं तो ये क्रिटिकल बन जाएगा यदि आप बनाएंगे तब, वरना ये बहुत ही ईजी है। आगे देखेंगे दिग धन अंबर, दिगंबर। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ी क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे और अपना कॉपी में नोट्स करेंगे कि प्रथम जो नियम होता है व्यंजन संधि का उसके अंदर उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो क वर्ग जैसे हमने लिखा वैसे आप भी लिखेंगे। क वर्ग के अंदर जैसे दिग धन अंबर, तो यहाँ हो गया दिगंबर, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ तो क था लेकिन यहाँ ग कैसे हो गया। तो ये हमारा रूल कहता है दोस्तों, ये हमारा रूल कहता है बच्चों की व्यंजन संधि में पहला रूल ये कहता है कि यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात। और जिन लोगों को डाउट्स होगा
वो कमेंट करेंगे, हमें कमेंट करेंगे और हमें उसका पूरा का पूरा जवाब देने का पूर्ण प्रयास रहेगा। हमें किसी बच्चों का कमेंट छूटे ना, किसी को कोई परेशानी हो तो उस सॉल्व करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। अब आगे देखेंगे, ये तो हमने क का देख लिया कि क के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो वो तीसरे वर्ण में बदल जा रहा है, तीसरे वर्ण में अर्थात ग में बदल जा रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे च के बाद कोई स्वर आएगा तो वो भी तीसरे वर्ण, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो अच धन अंत, तो अच में देखिए यहाँ पे ऐसे लगा है, अर्थात ये भी च आधा है, बिना स्वर की सहायता से बोली गई है। और ये अंत यानी कि इस च का, यानी कि इस व्यंजन का अगर स्वर के साथ, चाहे पर कोई भी स्वर हो, अ हो, आ हो, ई हो, कुछ भी हो, अगर च का स्वर के साथ मेल होगा तो च के ही तीसरे वर्ण अर्थात ज में बदल जाएगा। ओके, क्लियर है आप लोगों को? आगे चलें। आगे एक और उदाहरण हमारा है च वर्ग का, इससे आपको फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बहुत रहा होगा डाउट्स, थोड़ी क्लियरिटी नहीं हुई होगी, तो वो फिर से देखेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा। क्योंकि इससे आसान बच्चों मुझे नहीं लगता है कि और कहीं कुछ हो सकता है। इससे साफ, इससे क्लियर और कुछ लिखा जा सकता है आपको समझाने के लिए। तो देखेंगे अच धन आदि, अच्छादी, अच धन आदि अच्छादी, तो इसका क्या देखेंगे कि च है, च के नीचे लगा है हलंत, जो ये बताता है कि इस च को बोलने में किसी प्रकार के स्वर की सहायता नहीं ली गई है। तो जब एक व्यंजन का एक स्वर के साथ मिलन होता है तो उसी वर्ण के तीसरे अक्षर में, तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अर्थात च था, इसका तीसरा हो जाएगा ज, और ये बदल गया। अब ये देखेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों कि कुछ भी व्यंजन आएगा, अगर पूरा व्यंजन रहेगा तो ये रूल काम नहीं करेगा। ये रूल बस काम तभी करेगा जब वो व्यंजन होना चाहिए, प्योर व्यंजन होना चाहिए, बिना स्वर की सहायता से होनी चाहिए। स्वर की सहायता जब लेते हैं तो वो पूरा हो जाता है, बिना स्वर की सहायता लेंगे तो या फिर इस प्रकार से लगा होगा या फिर ये आधा लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, ये तो क वर्ग के और च वर्ग के उदाहरण थे। अब देखेंगे ट वर्ग का उदाहरण क्या कहता है, बस सेम कंडीशन है। ट था, यहाँ देखिए ट है, ट के नीचे हलंत लगा है, यानी कि ये ट जो है व्यंजन है, प्योर व्यंजन है, और इसका जब स्वर के साथ संलयन होगा तो इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात ट के तीसरा क्या होता है, ड होता है। यहाँ भी देखिएगा ट का एक द के साथ, ठीक है, त का द के साथ, तो यहाँ तो देखेंगे कि ये प्योर स्वर नहीं है, इसमें तो व्यंजन भी है लेकिन प्योर व्यंजन भी नहीं है, ये ना ही प्योर स्वर है, इसमें स्वर व्यंजन दोनों है। तो यहाँ व्यंजन है और यहाँ लेकिन स्वर की भी मात्रा है, स्वर भी द में अ छुपा हुआ है। जब ये ट का इसके साथ मिलन होगा तब क्या हो जाएगा, ड में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। ओके, आगे हम देखेंगे बच्चों, आगे क्या है, त वर्ग का उदाहरण सत धन आचार सदाचार। तो आप देखेंगे सत था और इसमें तो कहीं द का यूज नहीं हुआ था, इसमें तो कहीं द था ही नहीं, यहाँ द कैसे आ गया? जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे अभी तक भी तो वो फिर से समझेंगे। ये त था, व्यंजन था, प्योर व्यंजन था, क्योंकि इसके नीचे लगा था हलंत। ठीक है, जब इस प्योर व्यंजन का स्वर के साथ मेल होता है तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अर्थात त का तीसरा क्या होगा, द होगा, त का थर्ड क्या होगा, द होगा। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे सतधन गति सद गति, यहाँ भी देखिए त था और यहाँ आ गया द, तो ये कैसे आ गया? तो देख, ये हमारा रूल कहता है कि त का यदि किसी स्वर या किसी व्यंजन से भी हो सकता है, दोनों स्वर भी हो सकते हैं और दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन प्योर व्यंजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सद धन, सत धन गति सद गति, एक बार आपको हम फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आ जाए अच्छे से समझ में और कोई डाउट ना रहे। तो हमारा पहले देखेंगे व्यंजन संधि का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, व्यंजन संधि का
परिभाषा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यंजन, ठीक है, जब दोनों पद जिनका हम मेल करा रहे हों दोनों को दोनों व्यंजन हो या दोनों के दोनों स्वर हों तो व्यंजन संधि कहलाता है। इसका प्रथम हमने नियम देखा कि जब वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जब वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण आपको दिखेगा और वो स्वर या व्यंजन के साथ मिलेगा तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में वो बदल जाएगा। रूल फर्स्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखेंगे रूल दूसरा, हमारा सेकेंड रूल, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। ये दूसरा नियम है, ये क्या कहता है देखेंगे बच्चों। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन। तो पहले में आपने देखा था अगर किसी वर्ग का एक शब्द आपको क वर्ग का यदि क मिल गया तो वो ग में बदल जा रहा था, च मिल गया तो वो ज में बदल रहा था, त था तो वो द में बदल जा रहा था, प था तो वो ब में बदल रहा था, यानी कि तीसरे में बदल रहा था। अब देखेंगे पांचवें में बदलेगा, अब पांचवें में बदलेगा दूसरे नियम के अनुसार। तो देखेंगे हमारा क्या कहता है नियम। यदि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यदि क च ट त प का मेल हो और अनुनासिक वर्ण म या न, यही लिखा हुआ है, उसी वर्ग में पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसा तीसरे में ऊपर परिवर्तन हो रहा था ना, तो यहाँ पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये देखिए तो था ना, तो है ना, यहाँ तो का पांचवा न में परिवर्तन हो जाता, तो थ द ध ण, तो था ये मन लिखिए न, उणमन परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर तीसरे में परिवर्तन हो रहा था सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, पांचवें में परिवर्तन हो रहा है। अब आगे चलेंगे क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी, आपको छोटी छोटी बातें बताते बताते, और आप देखते भी नहीं हो, हमारा मेहनत भी बेकार हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा देखेंगे हमारा तीसरा क्या कहता है। उसमें समझाने वाली कोई बात नहीं थी बच्चों, पहला हम बहुत अच्छे से समझा दिए थे। दूसरा रूल में यही था कि पांचवें में परिवर्तन हो जाता है यदि। तीसरा रूल क्या कहता है, हर्ष व दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ा जाता है। अर्थात हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का मतलब किसको किसको पता है और नहीं जिससे पता है तो वो देखेंगे हम, क्योंकि बताने वाले हैं यहाँ पर, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है, यहाँ हम बताने वाले हैं। तो देखेंगे आप बच्चों कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। ये देखिए हम स्वर लिख रहे हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो हर्ष कौन है और दीर्घ कौन है, इसको पहचान में जिसे नहीं आता होगा पहचानने हैं, जिसे पहचानने नहीं आता होगा वो देखेंगे। ये है हर्ष, ये है दीर्घ। किन्हीं बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि हर्ष मतलब क्या, दीर्घ। दीर्घ का जैसे नाम से पता आपको चलना चाहिए, क्योंकि दीर्घ का अर्थ होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, हर्ष मतलब छोटा। तो ये है छोटा, ये है बड़ा। अब जो बड़ा होगा ना उससे जो दीर्घ का होगा उसे ऐसे हम बॉक्स बनाते जाएंगे। ये देखिए दीर्घ, ये रहा दीर्घ, ये रहा दीर्घ, ये रहा दीर्घ। अब जो हर्ष है वो राउंड होते जाएगा, ये हर्ष, 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 हर्ष हो गया। अब देखेंगे कि अ जो है वो राउंड पे है, यानी कि अ है हर्ष, आ है अगर दो डंडी लग जाए, दो डंडी कब लगा, जब दो अ मिले, अर्थात जब दो छोटे छोटे मिले तो एक बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से ई है, जब एक और ई मिलाएंगे तो थोड़ा लंबे समय तक ई ऐसा उच्चारण हमारा होगा, मुख से ऐसी ध्वनि निकलेगी ई की। उसी प्रकार से जब छोटी ऊ दो बार मिलाते हैं तो वो बड़ी ऊ बन जाएगा।
जैसे कोई भी छोटी छोटी दो चीज़ों को एक में अगर आप जोड़ेंगे, एक में मिलाएंगे तो वो बड़ा हो जाता है ना। उसी प्रकार से देखेंगे, जैसे छोटी ये ए और ए को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। तो ये था हर्ष और दीर्घ को समझाने के लिए, और इस नियम को समझाने के लिए अभी हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। आप संभवतः लिख लिए होंगे, जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे वो इसे अभी छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। तो हर्ष और दीर्घ स्वर का मेल, हर्ष और दीर्घ क्लियर है। छ से होने पर छ से पहले च जोड़ा जाता है। हर्ष व दीर्घ का मेल, यदि हर्ष या दीर्घ कोई भी स्वर हो, उसका मेल यदि छ से हो जाता है, हर्स्व या दीर्घ, यहाँ देखेंगे यहाँ हर्स्व है, ठीक है, यहाँ देखेंगे हर्स्व है, तो क्या हमारा परिभाषा तीसरे नियम में कहता है, हर्स्व या दीर्घ स्वर का मेल यदि छ से होता है, तो यहाँ देखिएगा इधर से ऐसा होता तो हर्स्व हो जाता, लेकिन ये है इधर से, तो ये है दीर्घ। यदि इधर से दीर्घ हो जाता, ये है हर्स्व। इसमें पहले से क्या लगा है, एक मिनट, इसमें लगा है दीर्घ, अरे सॉरी बच्चों, इसमें लगा है हर्स्व, ये है यहाँ पे हर्स्व की मात्रा है। तो जब हर्स्व के बाद या हर्स्व या दीर्घ कोई भी स्वर हो, उसके बाद यदि छ आ गया ना, छ होने पर छ से पहले दीर्घ या हर्स्व के बाद छ आ जाता है, तो इसके पहले, ठीक है, च जोड़ा जाता है। यदि हर्स्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आ जाता है तो उसके पहले च जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब नहीं क्लियर होगा वो बच्चे देखेंगे, क्लियर अभी हो जाएगा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तब। अब आप देखेंगे कि हमारा नियम तो यही कह रहा था ना, यदि हर्स्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आ जाए तो उस छ से पहले च जोड़ा जाता है। तो हम एक वर्ड उठाए, हम बार बार आपसे कहते हैं इसका संधि विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद को लिखिए। तो हम विच्छेद किसी इस प्रकार से लिखेंगे, विच्छेद, ठीक है। जब विच्छेद ऐसे लिखेंगे, इसका हम वर्ण विन्यास जब करने लगेंगे, इसका हम संधि विच्छेद जब करने लगेंगे तो वी धन छेद लिखेंगे। तो यहाँ वी में आप देखेंगे कि यहाँ है हर्ष स्वर और यहाँ है छ। तो नियम क्या कह रहा था कि हर्ष या दीर्घ कोई भी स्वर हो, इससे मैटर नहीं करता है, उसके बाद यदि छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ था हर्ष, हर्ष के बाद आया छ, तो छ से पहले च आ जाता है, जो हमने च जोड़ दिया। यहाँ भी वही है, देखिए यहाँ पे है दीर्घ हर्ष, हर्ष के बाद आया छ, तो छ से पहले च, छ से पहले च, ठीक है। उसी प्रकार से इधर देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे ये छ के बाद ये है, ये वाला छ, ये संयुक्त स्वर होता है, इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये इन दोनों से देखिए, ये जो छ है ये श, ठीक है, अ और श से मिलकर बना है ये वाला छ, संयुक्त छ इसे बोलते हैं ना, संयुक्त छ। और ये है केवल छ। जब स्वर या स्वर में जब, ये देखिए परिभाषा, दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर का मेल होता है, उसके बाद छ आता है, तो छ से पहले क्या आ जाता है, च आ जाता है, तो छ से पहले आ गया छ। उसी प्रकार से देखिए यहाँ है आच्छादन हो गया, छ से पहले च आ गया, या के बाद छ आया ना, तो इससे पहले च आ गया। एकदम क्लियर है। तो जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, और जो बच्चे इजी वे में, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल इजी वे में एकदम थोड़ा थोड़ा करके वैसे करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। तो ये देखेंगे हमारा चौथा रूल है, ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, आप इससे निराश मत होइएगा, या ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि अब तो इसमें मन ही नहीं लग रहा है। अपनी रुचि बनाए रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप इससे थोड़ा दूरी बनाएंगे ना, तो ये आपसे कुछ ज़्यादा ही दूरी बना लेगा, इतना दूरी बना लेगा कि ये गैप कभी
भर ही नहीं पाएगा, आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो किसी तरह से यदि जो बच्चे इंट्रेंस निकाल रहे हैं, इंट्रेंस यदि निकाल लें तो आगे जाएंगे, जब बीएड का एग्ज़ाम हो जाएगा, वो फाइनल जब हो जाएगा, तब आगे आप जाएंगे टेट का एग्ज़ाम देने, तो वहाँ भी आपको हिंदी मिलेगा। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ इससे बचोगे, इसीलिए आवश्यकता यही है इसे सुधार करने की। ठीक है, टेट मिलेगा आपको, सी टेट मिलेगा तो वहाँ भी हिंदी मिलेगा। ठीक है, एस टेट मिलेगा, वहाँ भी हिंदी मिलेगा। ठीक है, तो इससे बचना नहीं है। और हम इतना इस क्लास में, भले ही वो पीडीएफ के माध्यम से ही हो, लेकिन इतना आपको बताया जा रहा है जितनी की आपको आवश्यकता है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा। ज़्यादा से मतलब है कि ना ही फालतू की बातें बताई जा रही हैं जिसे आप स्किप कर सकें, इसे छोड़ सकें, छोड़ने लायक भी कोई बात नहीं है। ठीक है, और इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता भी हमें नहीं है, क्योंकि हम हिंदी से तो पीएचडी कर नहीं रहे हैं। हमें इतनी ही कॉम्पिटिटिव के लिए इतनी ही काफ़ी है जिस लेवल का हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि त व्यंजन के बाद यदि च या छ आए, त व्यंजन के बाद यदि च या छ आए, देखिए त व्यंजन के बाद यदि च या छ आए, ज या झ आए, ट या ड आए, ड या ढ आए या ल आए, तो यहाँ पे थोड़ा आपको करना पड़ेगा याद। इसके सिवाय मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे आपको मैं बता सकूँ। आपको मैं बस यहाँ करा सकती हूँ एक्सप्लेन, लेकिन आपको इसे याद करना ही होगा। यदि त व्यंजन के बाद च छ आए तो क्या होता है, ज झ आए तब क्या होगा, ट ठ आए तब क्या होगा, ड़ और ढ आए तब क्या होगा, ल आए तो क्या होगा। इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब त व्यंजन के बाद इस प्रकार के व्यंजन आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा। त के बाद यदि च या छ आए तो वो आधा च, त आएगा, च आएगा तभी भी, और छ आएगा तभी भी, ये च ही बनेगा, आधा च बनेगा। उसी प्रकार से ज या झ आए तब केवल ज बनेगा। उसी प्रकार से यदि त के बाद ट या ठ आए तो ट बनेगा। अब ये देखिए, आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो पहले वर्ड आ रहा है ना, यदि त के बाद च छ आए तो च बनेगा। इसको याद कर लीजिए, उसके बाद मन में ये अपना समझ को बना लीजिए कि यदि च या छ आएंगे तो च बनेगा, ज या झ आएगा तो जो पहले आया ना, यानी कि ज आया तो ज बनेगा, ट या ठ आया तो ट बनेगा, ड या ढ आया तो ड बनेगा, ल आया तो ल बनेगा। ओके, इसमें और इससे ज़्यादा आप क्या ही समझाएं, हम आगे चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि त के बाद यदि च या छ आए तो क्या बनेगा, च बनेगा। च के नीचे लगाया था हलंत, इसका क्या है, इसका अर्थ क्या है, च के नीचे यदि व्यंजन के नीचे लगा हलंत तो ये है आधा। आधा लगता अच्छा नहीं, इसीलिए इसे हलंत किया गया है, इसमें हलंत लगाया गया। ठीक है, ये है आधा, बिना स्वरों की सहायता से। उसी प्रकार देखेंगे कि त के बाद आया छ तो च हो जाएगा आधा। ठीक है, त के बाद आया ड तो यहाँ आएंगे हम, ट के बाद ड या ढ आए तो आधा ड बन जाएगा। तो देखिए उत्ढन डयन, उड्डयन, उड्डयन मतलब जानते हैं ना, उड्डयन मतलब कौन कौन जानता है। चलिए, आप लोग तो यहाँ से बता नहीं सकते हैं क्योंकि अभी आप ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उड्डयन मतलब क्या होता है, एयरपोर्ट। ठीक है, जहाँ से विमान उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर, प्लेन जहाँ से उड़ते हैं। अगर आगे देखेंगे त के साथ ज आए, त के साथ ज या झ भी अगर आता तभी भी ये आधा ज या ज के नीचे ऐसे लगा के ज बनता है, आधा ज बना ना। ठीक है, उत्धन लेख, त के बाद ल आए तो ये आधा ल बन जाता है। ओके, आगे चल रहे हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। और जिन बच्चों को थोड़ा देरी से समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर ऐसा लग रहा है कि सारे नियम सारे एक ही में मिल गए, तो वो वीडियो को पॉज कर करके और थोड़ी देर उसको समझ के इसे भी 1 2 3 बार में करके देखेंगे। एक नियम को एक बार में समझेंगे, कुछ देर के बाद उस पर सोच विचार कर जब आप समझ लेंगे कि अब हमको ये समझ में आ गया, तब उसके आगे वाले नियम को आप देखिएगा। तो आगे इसी नियम में आगे क्या है, इसी नियम के अंदर में है, हाँ ये रहा,
यदि त अथवा ट का मेल श से हो तो, यदि ट अथवा स का मेल ट से हो, यदि त या ट का मेल स से हो तो आधा त, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से लिख दूँ, आधा त लिखा हुआ है, आधा ट लिखा हुआ है, आधा त आधा ट के बाद यदि स आए तो क्या होगा, तो परिणाम क्या होंगे ये देखिए। यदि त या ट के बाद स आए तो क्या होगा, त का च में परिवर्तन होगा और स का छ में परिवर्तन होगा। ठीक है, यदि त या ट के बाद ये वाला श आए, ठीक है, ये वाला स आए, ये वाला श त या ट के बाद आए तब च में परिवर्तन होगा, अर्थात आधा च में परिवर्तन होगा। और यदि श के बाद आए, ठीक है, च या ट के बाद आए तब तो वो च बनेगा। ठीक है, ठीक है, और स के बाद यदि आएगा तब वो छ बनेगा। ओके, अब आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ये है ट्रिक, बहुत, ये नियम है बहुत छोटा। फिर से मैं आपको रिपीट करके आगे चलूँ। त का च में परिवर्तन कब होगा, यदि च या ट के बाद श आए तब। ठीक है, च अथवा ट का मेल स से हो तो, सॉरी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, हम गलत बोल दिए। यदि त या ट का मेल स से हो तो त या ट का मेल स से हो तो, यदि त से च का मेल, त जो है यदि श से मिलेगा तो च बनेगा, और यदि ट जो है उस श से मिलेगा तो छ बनेगा। ठीक है, त मिलेगा स से, ये वाला स से जब त मिलेगा तो इक्वल टू ये बनेगा। देखिए, अब यदि ये ट प्लस स ऐसा होगा ये छ बनेगा। अब आगे देखिए क्या है, इसका एक ही उदाहरण मैं आपको दे पाऊँगी। उत्धन चेष्ट, तो मैंने बताया था कि यदि त के बाद स आए, ठीक है, या ट के बाद स आएगा तब छ बन जाएगा, और त के बाद स आएगा इक्वल टू च बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यदि त के बाद ह आए तो त जो है, त के बाद यदि ह आए तो त ए में बदल जाएगा। ठीक है, और ह ध हो जाता है, जैसे उत्धन हार उद्धार। ठीक है, पददन हति पद्धति। ठीक है, पददन हति पद्धति। यदि त के बाद ह आए तो, यदि प के बाद ह आए तो वो ये देखिए ध में बदल जाएगा, देखिएगा द में बदल, इस प्रकार का ये ऐसे ध यानी कि आधा ध। ठीक है, त के बाद ह आए तो क्या होगा, एक बार देखिएगा, हम अच्छे से लिख के आपको बताते हैं। यदि त के बाद मतलब ऐसे कर देते इंडिकेट, ह आए तो इस प्रकार से ध बनता है, नहीं तो ये ध बनता है। ठीक है, ऐसे ध बनता है। उदाहरण आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा पांचवा उदाहरण क्या कहता है कि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक इया अंग ण न म अनुस्वार बन जाता है। अर्थात देखिए यहाँ, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक, अर्थात जो हमारे जैसे जितने वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो उसका पांचवा जो वर्ण होता है अनुनासिक होता है। जैसे क का देखेंगे अंग, इया, ण, न, ये सब अनुनासिक होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इसी से है, यदि म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, यदि म के बाद कोई भी वर्ण का व्यंजन आएगा तो उसी वर्ण का पांचवा जो अनुनासिक होता है अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये हो गया रूल, और आगे इससे रिलेटेड उदाहरण देखेंगे। जैसे समधन कल्प, संकल्प, इसमें देखेंगे म के बाद आया क, तो मैंने आपको बताया था कि म के बाद यदि क आएगा
या च आएगा, प आएगा, तो क का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। च का पांचवा वर्ण वो भी अनुनासिक होगा, नाक से बोलने का उसका उच्चारण स्थान नाक होता है, इसलिए उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है ना। तो वो देखेंगे कि सम धन कल्प संकल्प, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब म का ऐसे वर्ण से जब मिलन होगा तो उसी वर्ण का जो अनुनासिक स्वर है वो बिंदी में, वो अंकी बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये रूल कहता है, ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग अनुस्वार बन जाता है। देखेंगे एम म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक जो होता है अनुस्वार बन जाता है। उसी वर्ग का नासिक जो शब्द होता है वो अनुसार बन जाता है। अनुस्वार अर्थात ये ऐसे बिंदु टाइप में बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे म के बाद आया च, तो च वर्ग का अनुस्वार क्या होता है, नासिक क्या होता है, इया होता है। तो जो इया है इसके स्थान पर ऐसे बिंदी हो जाएगा, इया न लिख के बीच में हम ऐसे बिंदी लिखेंगे। ठीक है। यहाँ देखेंगे म का जब क के साथ हुआ तो क का जो अनुनासिक स्वर अर्थात अंगा जो होता है, अंगा के स्थान पर ऐसे हम बिंदी लिखेंगे, अंगा बीच में न लिखकर। ठीक है। तो समधन तोष, तो यहाँ देखेंगे समधन ये तोष है, श है, समधन समधन तोष। तो देखेंगे सम म के बाद जो वर्ग आया त वर्ग आया, त वर्ग का अनुनासिक क्या होता है, न होता है। तो वो न लिख के हम यहाँ बिंदी लगा देते हैं, इस प्रकार से अंकी बिंदी। उसी प्रकार से सम के बाद पूर्ण आया, समधन पूर्ण, संपूर्ण। तो पूर्ण में देखेंगे पूर्ण प वर्ग का अनुनासिक स्वर क्या होता है, तो प का अनुनासिक स्वर जो होता है वो न आकर अनुनासिक स्वर के स्थान पर ये बिंदी आएगी। बस यही है इस नियम का इतना एक्सप्लेनेशन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता है। और जितना उदाहरण से मैं समझा सकती थी आपको समझा दिया है। बच्चों को ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी नियम का दूसरा रूल और इसी नियम का दूसरा भाग देखेंगे, वो क्या कहता है कि जब ये ऊपर देखे थे कि यदि म के बाद कोई क आए या च आए, त आए, प आए, तो वो उसी वर्ग के अनुनासिक स्वर जो होते हैं वो आएगा। लेकिन वो बीच में वर्ग के बीच में वो शब्द के बीच में न लिखकर अनुनासिक स्वरों को न लिखकर बिंदी का यूज करते हैं, हम बिंदी का उपयोग करते हैं, ये अंकी बिंदी ऐसे लगा देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से तो आगे देखेंगे कि यदि म के बाद ये तो हो गया प वर्ग का हो गया, लेकिन जो यर लव होता है इसका इसे एक वर्ग में नहीं रखा जाता। जैसे हम क वर्ग कहते हैं तो पूरा क से लेके अंग तक का बोध होता है, च वर्ग कहेंगे तो च से लेके यहाँ तक। लेकिन हम कभी आप अपना बुक्स में लिखे हुए देखे होंगे कि यह वर्ग होता है, यह वर्ग नहीं होता। वर्ग केवल क से लेकर प तक का होता है। यर लव ये जो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन है और ये अलग होते हैं। कुछ इसमें से ये जो स, ये तीनों स जो देख रहे हैं ये जो होते हैं ये उष्ण व्यंजन माने जाते हैं। इसको बोलने में ऊष्मा हमारे मुख से निकलता है। ठीक है। ये जो र है ये सब अलग अलग हैं, ये सब एक वर्ग के अंदर नहीं आता। ये होता है थोड़ा कंपित, ये थोड़ा कंपन करता है, इसीलिए इसे कंपित वर्ण कहते हैं या कंपित अक्षर कहते हैं। तो देखेंगे यदि म के बाद य र ल व श या ह हो तो वर्ण का अंतिम वर्ण अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। तो म के बाद यदि य आया या अर्थात देखेंगे समधन योग, तो यहाँ य आया ना म के बाद, तो हमारा नियम क्या कहता है कि वो अंतिम वर्ण जो है अनुस्वार हो जाएगा। तो ये य जो है इसके पहले अर्थात पहले का जो अंतिम वर्ण है उसके ऊपर लगेगा बिंदी और ये उसी प्रकार से ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और ये म के स्थान पे लगेगा बिंदी। उसी प्रकार से देखेंगे समधनहार संहार, तो ये जो म है इसके स्थान पर इसका होगा लोप और यहाँ आएगी बिंदी और संधनहार संहार। इस प्रकार से और एग्जाम्पल देखेंगे आप। समधन रक्षक संरक्षक, तो संरक्षक जब आया तो ये जो रक्षक है तो ये र आया, म के बाद र आया तो ये र का हो जाएगा लोप और इसके जगह पे आ जाएगा अंकी बिंदी और ये हो जाएगा संरक्षक। उसी प्रकार से देखेंगे समधन शय संशय, तो यहाँ भी म का लोप होगा और स के ऊपर आ जाएगा अंकी बिंदी। अर्थात लोप होने का मतलब क्या है, ये म जो है ये म और ये स मिलकर बिंदी बनाएंगे तो ये म खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये म और ये श तो मिल गया एक में, तो ये इसके म के जगह पे बिंदी हो जाएगा और जो ये अंतिम पद है
द्वितीय पद भी जिसे बोलते हैं, वो ज्यों का त्यों आता है। अब आगे देखेंगे और इसे इरेज करते चलेंगे और आगे कर देखेंगे हमारा। तो ये कितने 5 नियम थे व्यंजन स्वर संधि के, और पांचों को हमने देख लिया। तो हमें आशा है बच्चों आपसे कि हम समझा सकें आपको, और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे कमेंट करेंगे, हमें क्या नहीं समझ में आया हमें बताएंगे, और हम उन्हें कमेंट के माध्यम से फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी साबित हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जो बच्चे नए देखेंगे इस वीडियो को, नए बच्चे जो इससे सुनेंगे, वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, अपने चैनल को आगे लेके जाएंगे ताकि हम आपके पास लाइव क्लासेस लेके आ सके। बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद,